नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिम्स्टेक से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का हैंडलूम सेक्टर में क्राइसिस से संबंधित। और तीसरे नंबर पे हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिम्स्टेक से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राजीव भाटिया के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, 1 अप्रैल को बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। ये 17वीं मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी। इससे पहले बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में मुलाकात की थी अगस्त 2018 में। मकसद क्या था इस 1 अप्रैल की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का? देखो, बिम्स्टेक का समिट ऑर्गेनाइज होगा जिसमें बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ के हेड्स पार्टिसिपेट करेंगे और आने वाले कुछ महीनों में ये समिट ऑर्गेनाइज होगा श्रीलंका में। तो उस समिट के प्रिपरेशन के सिलसिले में ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। इसके बाद बिम्स्टेक के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। देखो, बिम्स्टेक में 7 देश हैं। पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टाब्लिश हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन की सहायता से। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश हुई थी। शुरू में 4 देश थे, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। लेकिन बाद में 3 और देशों ने ज्वाइन किया, म्यांमार, नेपाल, भूटान। 7 में से देखो 5 देश जो हैं वो साउथ एशिया के हैं, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। 2 देश साउथ ईस्ट एशिया के हैं, थाईलैंड एंड म्यांमार। किस मकसद के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश हुई थी? बंगाल की खाड़ी में जो देश आते हैं उनके बीच इकोनॉमिकली कोऑपरेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए। देखो, वैसे तो अगले साल यानी 2022 में इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टाब्लिश हुए 25 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर समय ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ठंडे बस्ते में रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अभी तक कुल 4 ही समिट ऑर्गेनाइज हुए हैं। 5वां कुछ महीनों के बाद श्रीलंका में ऑर्गेनाइज होगा। 2016 में जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए तब इस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी सी हवा मिली, क्योंकि इंडिया को ये समझ में आ गया था कि सार्क जो है साउथ एशिया के रीजन को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पाकिस्तान है, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। तो उस समय ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था गोवा में, और उस समिट के साथ साथ बिम्स्टेक के समिट को भी ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तब ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई थी। आज के समय में देखो, बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 15 सेक्टर्स में कोऑपरेट करती है, जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फिशरीज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज। शुरू में जब 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो उस समय सिर्फ 6 सेक्टर्स में कोऑपरेशन होता था। 2008 में 9 और सेक्टर्स को ऐड कर दिया गया। तो आज के समय में ये ऑर्गेनाइजेशन 15 सेक्टर्स में आपस में कोऑपरेट करती हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, ऐसा नहीं कि देखो पिछले 24 सालों में इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ खास नहीं अचीव किया है। कुछ क्षेत्रों में इस बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा काम किया है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एंड सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, कोस्टल कोऑपरेशन। सिक्योरिटी के क्षेत्र में इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी फोकस किया है। इवन बिम्स्टेक के कुछ मेंबर कंट्रीज़ की शिकायत भी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पर ही ज़्यादा फोकस करती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ओवर सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है। तो राइटर कहते हैं, आप सिक्योरिटी इश्यूज़ पर काम करते रहिए मिलके, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे इश्यूज़ जैसे इकोनॉमिक इश्यूज़ पर भी स्पीड बढ़ाइए कोऑपरेशन की। अभी ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई 1 अप्रैल को, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई, जैसे बिम्स्टेक चार्टर का जो ड्राफ्ट था वो क्लियर किया गया। इवन बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन जो 15 सेक्टर्स में कोऑपरेट करती है ना, उन सेक्टर्स और सब सेक्टर्स की रैशनलाइजेशन को इंडोर्स किया गया है बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में। हर एक स्टेट को
एक ना एक सेक्टर का लीड बनाया जाएगा ताकि वो उस सेक्टर में लीड कर सके जिस देश की उस सेक्टर में एक्सपर्टीज़ हैं। मीटिंग ने ये भी इंडोर्स किया बिम्स्टेक का जो मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है इसे अगले बिम्स्टेक समिट में अडोप्ट किया जाएगा। अगला बिम्स्टेक समिट जो श्रीलंका में ऑर्गेनाइज होगा कुछ महीनों के बाद, उस समिट में बिम्स्टेक के इस मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को अडोप्ट किया जाएगा। इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो देखो इस मास्टर प्लान का पार्ट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रोड्स रिवर्स इस रीजन से गुजरते हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में 3 MOUs या फिर यूँ कहें एग्रीमेंट्स भी इंडोर्स किए गए। सबसे पहले कन्वेंशन ऑन द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, दूसरे नंबर पे कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक एंड ट्रेनिंग एकेडमीज, तीसरे नंबर पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी इन कोलंबो में ये बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। तो ये 3 MOUs या फिर एग्रीमेंट्स को इंडोर्स किया गया इस मीटिंग में। इस मीटिंग ने ये भी एक्नॉलेज किया कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट ये अभी इंडिया में होस्ट किया जा रहा है, ये फुली फंक्शनल है और डिज़ास्टर की पहले से वार्निंग देने के लिए सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इस बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट में। तो अभी तक तो हमने अच्छी बातें डिस्कस की कि इस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में कौन कौन से एग्रीमेंट्स को इंडोर्स किया गया, क्या क्या निकल के आया। अब कुछ इश्यूज़ की बात करते हैं, कंसर्न्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो ट्रेड एंड इकोनॉमिक डोजियर पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और इसका रेफरेंस भी नहीं लिया गया है फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में। 2004 में बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था। 20 राउंड्स की नेगोशिएशन हो चुकी है, लेकिन अभी तक बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन कर सके हैं। समझ गए। जनवरी 2018 की स्टडी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। इन्होंने सजेस्ट किया था कि बिम्स्टेक को जल्द से जल्द कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। ये गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट सबको कवर करे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेम होना चाहिए इन 7 देशों का, ताकि रीजनल वैल्यू चेन्स डेवलप हों और आपस में ट्रेड में नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएं। ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ का आपस में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इससे पूरे रीजन में डेवलपमेंट आएगी। लेकिन अभी तक देखो इस पर कुछ खास हुआ नहीं है। इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के सफल होने में कुछ और भी ऑब्स्टेकल्स की बात की जाती है, रुकावटों की बात की जाती है। सबसे पहला देखो, इस ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में एक चीज़ का होना ज़रूरी है कि बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच रिलेशंस अच्छे रहें। पास्ट में देखो इंडिया नेपाल के बीच काफ़ी सारे इश्यूज़ आए हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है। बांग्लादेश म्यांमार के बीच में रिश्ते ख़राब हुए हैं रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को लेके। इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी इश्यूज़ रहे हैं काफ़ी सारे। तो अगर इन देशों के बीच में ये थोड़े थोड़े जो इश्यूज़ हैं रहते हैं, तो फिर जैसा हाल सार्क का हुआ है वैसा ही बिम्स्टेक के साथ हो सकता है, क्योंकि सार्क इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में खटास के कारण सफल नहीं हो उसका ना। तो उसी प्रकार से बिम्स्टेक में भी इन देशों के बीच में अगर इश्यूज़ रहेंगे तो बिम्स्टेक सफल नहीं हो पाएगा। दूसरा देखो, अभी काठमांडू और कोलंबो यानी नेपाल और श्रीलंका ये सार्क समिट को रिवाइव करना चाहते हैं। अल्दो ये बिम्स्टेक को भी आगे ले जाना चाहते हैं, बट इनका ज़्यादा फोकस सार्क पे है। अगर देखो सार्क पे ज़्यादा फोकस होगा तो फिर बिम्स्टेक तो पीछे छूट जाएगा ना। तीसरा, चाइना जो है घुसपैठ कर रहा है साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। हाल ही में एक फेमस बांग्लादेशी सेकुलर ने कहा कि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन सफल होगी अगर इसमें चाइना को ऐड कर लिया जाता है। इंडिया तो कभी चाहेगा नहीं कि बिम्स्टेक में चाइना आए, क्योंकि फिर तो इंडिया की जो लीडरशिप है वो डाइल्यूट हो जाएगी ना। इसलिए इंडिया चाइना को नहीं आने देगा, लेकिन ये देश कहते हैं चाइना को आने दो। इसके बाद चौथी रुकावट ये है, हाल ही में म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ है, यानी मिलिट्री ने सत्ता पे कब्जा कर लिया है। तो इससे भी चैलेंज आ गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस में। 5वां पॉइंट, ये तो देखो पिछले पॉइंट से मिलता जुलता ही है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच काफ़ी टेंशन्स हैं रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को लेके।
म्यांमार से बहुत से रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो हैं वो भाग के बांग्लादेश में आ गए हैं। बांग्लादेश के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। बांग्लादेश चाहता है म्यांमार इन रिफ्यूजीज़ को वापस ले, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। इस वजह से दोनों देशों के बीच में टकराव है। लास्ट में कंक्लूजन की बात आती है। देखो, अगले साल 25 साल पूरे हो जाएंगे बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन को बने, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को री इन्वेंट करने की आवश्यकता है। शुरुआत की जा सकती है नाम से। बिम्स्टेक का नाम बदल के कर दिया जाए द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी। इसके अलावा रेगुलर एनुअल समिट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के। ये 2-3 चीज़ें होंगी तब इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं वो रीजन को कन्विंस करा सकते हैं कि हमारे पास एक नया विज़न है इस पूरे रीजन को लिंक करने के लिए, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को आपस में जोड़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर एनुअल समिट्स ऑर्गेनाइज हुए और इस ऑर्गेनाइजेशन को री इन्वेंट किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बिम्स्टेक के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हैंडलूम सेक्टर में क्राइसिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, हैंडलूम का मतलब है हथकरघा, यानी मैनुअली इस प्रकार के डिवाइस से जो कपड़े की बुनाई होती है उसे हैंडलूम कहा जाता है। अगर यही बुनाई कपड़े की मशीन की सहायता से हो तो उसे पावरलूम कहा जाएगा। इंडिया के कल्चरल हेरिटेज में हैंडलूम की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रही है। आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में कि किस प्रकार से बहुत से लोग हैंडलूम सेक्टर में कलाकारी का काम किया करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको प्रमोट करना बंद कर दिया। इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। देखो, आज के समय में हैंडलूम की जो कल्चरल हेरिटेज है वो तो कम हुई है, बट एक चीज़, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद आज भी हैंडलूम सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। हैंडलूम सेक्टर में 70% तो महिलाएं काम करती हैं, तो इससे महिलाओं का एम्पावरमेंट भी होता है। बट देखो, हैंडलूम सेक्टर में आज के समय में क्राइसिस चल रही हैं और इसी से संबंधित ये आर्टिकल है। सबसे पहले हैंडलूम सेक्टर में क्राइसिस के सिम्टम्स की बात की जाती है। देखो, आप ये ग्राफ देखोगे ना, हैंडलूम सेक्टर में ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस हुआ है पिछले कुछ सालों में, लेकिन उस हिसाब से जो वीवर्स हैं उनकी इनकम नहीं इंक्रीज़ हुई है। जो हैंडलूम सेक्टर में वीवर्स हैं वो देखो, अनस्किल्ड लेबर वालों को जितना पैसा मिलता है काम करने के लिए उनसे भी कम पैसा मिलता है, यानी इनकम लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है हैंडलूम सेक्टर में वीवर्स का। दूसरा सिम्टम है एक्सपोर्ट मार्केट। देखो, हैंडलूम सेक्टर में कुछ ही प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है, जैसे कारपेट्स, रग्स और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं हाई क्वालिटी के हैंडलूम सेक्टर में उनका एक्सपोर्ट नहीं होता है। और इवन कारपेट और रग्स का जो एक्सपोर्ट है वो भी स्टैग्नेंट हो गया है, बढ़ नहीं रहा है पिछले कुछ सालों से। इसके बाद हैंडलूम सेक्टर में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स की बात की जाती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले वीवर रिलेटेड। इनकम लेवल वीवर्स का काफ़ी कम है। वैसे देखो, मिनिमम वेजेस के हिसाब से एक वीवर 6,275 से कम तो कमा ही नहीं सकता, लेकिन अभी भी 67% हैंडलूम वर्कर्स ऐसे हैं जो 5,000 से कम कमाते हैं, तो इससे उनके जीवन का खर्चा नहीं चल पाता। दूसरा, रीच ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। बहुत सारे जो वीवर्स हैं उनका देखो बैंक खाता नहीं है, तो इसलिए उनको क्रेडिट नहीं मिल पाता। ऑलमोस्ट 76% वीवर्स ऐसे हैं जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ का लाभ नहीं है, और क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेल करना तो बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट है अट्रैक्ट न्यू वीवर्स। तो इन प्रॉब्लम्स के चलते अभी जो वीवर्स हैं वो अपने बच्चों को एंकरेज नहीं कर रहे हैं हैंडलूम सेक्टर में काम करने के लिए। इसीलिए हैंडलूम सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम हुई है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल सप्लाई। ये सप्लाई चेन से संबंधित इश्यूज हैं। रॉ मटेरियल सप्लाई, देखो, वीविंग करने के लिए 76.6% जो यार्न है ये तो वीवर्स परचेज करते हैं ओपन मार्केट से, और बाकी बचा हुआ जो यार्न है वो परचेज किया जाता है ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड गवर्नमेंट से। आप एक बात बताइए,
जब 76.6 तो ओपन मार्केट से प्रोक्योर किया जाता है, तो फिर इस वजह से वीवर्स जो हैं स्टॉक नहीं कर पाते, यान का स्टॉक नहीं कर पाते, तो उनके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये एक रीज़न है। अगर उनकी थोड़ी बहुत पकड़ हो ना यान प्रोक्योरमेंट में, यान को स्टॉक करने में, तो फिर वो कपड़ा बना के थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग। देखो, लोकलाइज्ड मार्केटिंग ज़्यादा होती है इन हैंडलूम प्रोडक्ट्स की। जैसे वाराणसी का हैंडलूम फेमस है, तो आसपास के एरिया को ज़्यादा पता है कि हाँ वाराणसी का हैंडलूम फेमस है, दूसरे राज्य के लोगों को इतना नहीं पता होगा, तो लोकलाइज्ड मार्केटिंग ज़्यादा होती है इनकी। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रांडिंग। देखो, ये जो फैब इंडिया वाले कंपनीज़ हैं ना, इन्होंने हैंडलूम प्रोडक्ट्स की कीमत तो इंक्रीज़ की है, लेकिन जो वीवर्स हैं, जो कपड़े बुनते हैं, उनको कुछ खास इनकम नहीं मिलती। बिचौलिए जो होते हैं, मिडलमैन, वो कमीशन खा जाते हैं। तो ब्रांडिंग जो होती है, जैसे फैब इंडिया में आप हाथ से बने कपड़े खरीदते हो, ये तो नहीं पता लगता ना आपको कि ये कपड़ा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये हैंडलूम प्रोडक्ट है कहाँ का। तो ब्रांडिंग जो होती है वो कंपनी स्पेसिफिक होती है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होती। एक्सटर्नल परचेज बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। चूँकि देखो, ये जो वीवर्स हैं जो हैंडलूम सेक्टर में काम करते हैं, ये डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं होते। ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं उनसे डायरेक्टली ये वीवर्स जुड़े नहीं होते, तो इन्हें पता नहीं लगता कि किस चीज़ की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, लोग कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अगर ये वीवर्स डायरेक्टली ई कॉमर्स वेबसाइट से कनेक्टेड होना, तो ये फिर उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बनाएंगे जिनकी डिमांड ज़्यादा है। अब इसके बाद बात करें सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं। सोशल मीडिया कैंपेन हाल ही में चलाया गया था हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि आप इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का इस्तेमाल कीजिए और इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस भी फैलाइए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है एक वर्चुअल मेला ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें 150 पार्टिसिपेंट्स अलग अलग रीजन से पार्टिसिपेट करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे। दूसरी इवेंट्स जैसे मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च होना, बैक एंड वेबसाइट फॉर हैंडलूम मार्क स्कीम, और सबसे लास्ट में लॉन्चिंग ऑफ माई हैंडलूम पोर्टल, ये सब स्टेप्स भी सरकार के द्वारा लिए गए हैं। इसके बाद लास्ट में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। देखो, सबसे पहला सजेशन तो यही है कि आप कुछ ऐसा करो कि ये वीवर्स जो हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें, अपने खुद का ब्रांड बना सकें। दूसरा, अभी देखो ज़्यादातर जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है ना, वो इंडियन अटायर से संबंधित ज़्यादा होता है, जैसे कुर्ता पजामा है। आप एक काम करो, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पहनावा है वो प्रोडक्ट्स बनाओ आप हाथ से और उनको एक्सपोर्ट करो। मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ में जिस चीज़ का चलन है उस चलन के हिसाब से आप एक्सपोर्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाओ और उनका एक्सपोर्ट करो। अब कुर्ता पजामा ज़्यादा लोग पहनते नहीं ना वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इसलिए ज़्यादा एक्सपोर्ट हो नहीं पाता। लेकिन जीन्स वगैरह या फिर जो चीज़ें पहनते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो प्रोडक्ट्स बना के बेचेंगे तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। कंक्लूजन में कहा जाता है, बाकी सेक्टर्स की तरह कोविड-19 ने हैंडलूम सेक्टर पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। तो टेक्नोलॉजी की सहायता से और सरकार कुछ सब्सिडी देके इस सेक्टर को उठा सकती है। सरकार को इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जो डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है इस हैंडलूम सेक्टर से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हैंडलूम सेक्टर के बारे में। 2 ही इशू आज हम डिस्कस करेंगे, और वैसे आवाज़ से आपको पता लग ही गया होगा, आज तबीयत थोड़ी वैसे ढीली सी है। तो बचे हुए जो आर्टिकल्स हैं हम कल डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।